हेलो एवरीवन, दिस इज नीलूफी नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे हरियाणा में जो टीजीटीज़ की वैकेंसी निकली है उसके बारे में एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स क्लियर कर सकें। और जितने भी वैकेंसी आई हैं, चाहे वो टीजीटी एसएसटी की हो, इंग्लिश की हो, हिंदी की हो, उर्दू की हो, जो भी वैकेंसी आई हैं उन सब पे ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं आप। ठीक है, पहले तो मैं आपको बता दूं, किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको 2-3 चीज़ों को ध्यान में रखना होता है कि एग्ज़ाम आपसे क्या डिमांड कर रहा है। ठीक है, अगर आप इतना समझ जाओगे कि आपसे एग्जामिनर क्या डिमांड कर रहा है तो आप सप्लाई भी उस तरीके से देना शुरू कर दोगे। मतलब कि अगर आपको पता चल गया कि एग्ज़ाम में आपसे ये सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं और इन टॉपिक्स पे आपसे ज़्यादा वेटेज होता है, ठीक है, तो आपने क्या ध्यान दिया कि उन सब्जेक्ट्स पे, उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस किया। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या कि आपको इतना पता चल गया एग्जामिनर आपसे क्या डिमांड कर रहा है। दूसरी चीज़ क्या कि देखिए, सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ इन्होंने, मतलब मुझे तो पर्सनली ऐसा लगा कि इन्होंने डीएसएसबी वालों को भी फेल कर दिया सब्जेक्ट, क्योंकि ऑलमोस्ट सिलेबस इन्होंने एक ही एग्ज़ाम में एंटर कर दिया। देखिए, जैसे कि अगर हम बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की, तो एग्ज़ाम आपका 2 पार्ट्स में होता है। पहला होता है आपका कॉमन पेपर, जो कि सबका सेम होगा। या मतलब कि अगर कोई टीजीटी इंग्लिश वाला है तो उसका भी वही सेम पैटर्न सब्जेक्ट आएंगे। टीजीटी हिंदी वाला है, एसएसटी वाला है, वो सबका सेम होगा, कॉमन होगा। ठीक है, दूसरा होता है आपका सब्जेक्ट कंसर्न। ठीक है, वो भी आपका अच्छा खासा वेटेज, अराउंड 30 से 25% वेटेज आपका लेता है। ठीक है, और 60 से 65 का वेटेज वो लेता है आपका कॉमन पेपर। तो आप कॉमन पेपर को बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं कर सकते, आपको उस पर पकड़ बनानी ही पड़ेगी। अभी मैं आपको बताऊंगी कि कॉमन पेपर में इन्होंने सब्जेक्ट कितने सारे इंक्लूड कर रखे हैं, जो कि अगर बच्चा करने भी बैठे तो बहुत अपने आप में बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। और दूसरी चीज़, जितना मैंने एनालाइज किया चीज़ों को, तो वो ये कि इनका कोई पैटर्न नहीं है क्वेश्चंस को पुटअप करने का। जैसे कि आप अगर कॉमन पेपर में देखेंगे, हरियाणा जीके से हर साल, मतलब जितनी बार भी एग्ज़ाम्स हुए हैं या फिर जिन भी सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम हुए हैं उनमें हरियाणा जीके से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। यानी कि 15 से 20% वेटेज आपका सिर्फ हरियाणा जीके ले जाता है, जो कि मुझे लगता है कि किसी भी स्टेट वैकेंसी के लिए ज़रूरी भी है कि आपको उस स्टेट की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आप ऑब्वियस सी बात है बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हम अगर बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस में इन्होंने पहला तो आपका आ गया सब्जेक्ट कंसर्न, जैसे कि टीजीटी एसएसटी है कोई, ठीक है, तो उसका सब्जेक्ट क्या हो गया आपका हिस्ट्री, पॉलिटी और ये आपका इकोनॉमिक्स और आपका जियोग्राफी। ठीक है, इंग्लिश में लिटरेचर हो गया आपका, अनसीन पैसेज हो गए, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, और अगर बात करें कॉमन पेपर में, तो कॉमन पेपर में आपका सब्जेक्ट कौन कौन से हैं मैं बता देती हूँ। देखिए, आपका आ जाता है हरियाणा जीके, दूसरा हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स। ठीक है, फिर जीएस में, जनरल स्टडी में आपका साइंस आ जाता है, आपका एसएसटी वाले सारे सेक्शन आ जाते हैं, हिस्ट्री, एंशियंट, मॉडर्न, मेडिवियल, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, इकोनॉमिक्स आपका आ जाता है, आपका मतलब सारी चीज़ें ऑलमोस्ट। फिर लास्ट में आपका कंप्यूटर। तो आपको पता चल गया होगा कि अच्छा खासा सिलेबस यहाँ देखने को मिलता है, और आप कॉमन पेपर को निगलेक्ट नहीं कर सकते। मैं बार बार ही बता रही हूँ, क्योंकि 60 से 65% वेटेज यही ले जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान में ये रखना होगा कि आपको इस तरीके से चीज़ें लेके चलनी है कि आपको दोनों में ही क्वालिफाई करना है। और अपने आप में आपको पता ही होगा कितने लंबे टाइम के बाद वैकेंसी आई है। तो अगर आप काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे थे, तो अपनी चीज़ों को सिस्टमैटिक वे से अगर लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर चीज़ें अच्छी रहेंगी आपके लिए। ठीक है, तो मैंने आपको एग्ज़ाम और सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें, तो 95% वेटेज आपका वो कवर करता है रिटर्न एग्ज़ाम, और 5% आपको रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे हरियाणा के जो सरकारी डिपार्टमेंट में नहीं है ना। मतलब थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया गया है विधवाओं के लिए, है ना, विधवाओं को इनिशिएटिव दिया गया है ताकि वो थोड़ा सा आगे आ सकें, बहुत सी, और अच्छा भी है, कुछ चीज़ें होनी भी चाहिए। ठीक है, एज रिलैक्सेशन की बात करें तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम आपकी 42। अब बात कर लेते हैं आपकी स्ट्रैटेजी के बारे में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे आपको स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका उसका एग्ज़ाम का एग्ज़ामिनर की डिमांड आपको पता चलनी चाहिए। ठीक है, तो वो आपको कैसे पता चलेगा,
वो आपको पता चलेगा प्रीवियस ईयर पेपर से। प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि किस सेक्शन से किस। देखिए थोड़ा टाइम तो आपको लगेगा एनालाइज करने में चीज़ों को, लेकिन अगर आपको चीज़ें समझ में आने लगी तो आपकी डायरेक्शन जो होगी ना वो उसी वे में जाएगी जैसा एग्जामिनर आपसे डिमांड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम भी ज़्यादा और सिलेबस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वो टाइम कम है, सिलेबस ज़्यादा है, तो आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क के लिए ज़रूरी है कि आपको थोड़ा सा टाइम चीज़ों को, स्ट्रैटेजी को मेंटेन करना होगा, अपने टाइम टेबल को मेंटेन करना होगा, और इन सब चीज़ों को लेकर चलेंगे तो इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। बात करें, देखिए किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है उसका सिलेबस। सिलेबस आप जो नया सिलेबस तो इन्होंने कोई डिफाइन नहीं किया है, जो पुराना सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, बाकी अगर सब्जेक्ट वाइज आपको सिलेबस चाहिए या फिर कोई डिफ़िकल्टी हो रही है सिलेबस को फाइंड आउट करने में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको सिलेबस भी प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है, वैसे मैंने सब्जेक्ट वाइज आपको बता दिया कि ये सब्जेक्ट आ रहे हैं। ठीक है, हाँ, और दूसरी चीज़ ये कि सिलेबस आपको पता चल, सिलेबस आपके टिप्स पे होना चाहिए। ठीक है, और थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और अगर बात करें आपकी एग्ज़ाम की तो एग्ज़ाम अराउंड आपको 3-4 महीने में 2-3 महीने में आपको देखने को मिल सकता है। लगभग आपको दिसंबर या फिर जनवरी में आपको एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है, और पहले भी हो जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि 2-3 महीने तो इन्हें अरेंजमेंट करने में भी लगते हैं। ठीक है, तो अभी जो लास्ट डेट है वो 16 और 26 अक्टूबर है आपकी। और उसके बाद बात करें तो देखिए सिलेबस हो गया, PYQs हो गई यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर। उसके बाद आपको किस पे फोकस करना है? फोकस करना है आपको आपके प्रैक्टिस सेट पे। ठीक है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस किए हुए आप एग्ज़ाम हॉल को नहीं, मतलब जो वो प्रेशर है उस चीज़ को नहीं हैंडल कर सकते। वो अपने आप में बहुत मतलब आपको चीज़ आती हुई भी आप भूल सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें मेरे खुद के एक्सपीरियंस के बिहाफ पे मैं बता रही हूँ कि चीज़ें आती हुई भी इंसान भूल जाता है अगर उसने प्रैक्टिस ना की हो। तो आपने कितना पढ़ा इससे मैटर नहीं है, आप एग्ज़ाम हॉल में कितना परफॉर्म करते हो, कितने अच्छे से परफॉर्म करते हो, ये मैटर करता है। ठीक है, क्योंकि कोई ये नहीं देखने आ रहा कि आप 10 घंटे पढ़ते हो, आप 50 घंटे पढ़ते हो। ठीक है, लोग ये देखेंगे कि आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया या नहीं किया, 2 चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी है कि अपनी स्ट्रैटेजी को स्टार्टिंग से ही मेंटेन करके चलेंगे, और टाइम मैनेजमेंट प्लस प्रैक्टिस सेट दोनों ही चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिस सेट के बिना, और प्रैक्टिस सेट ऐसे नहीं देना कि बस मतलब घर में बैठे हुए हैं तो प्रैक्टिस सेट लगाने बैठ गए। पूरा प्रॉपर वे में बिना डिस्ट्रैक्शन के फ़ोन को साइलेंट पे करना, उसमें टाइमर सेट करना, जो भी आप टाइमर के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपका जितना टाइम एग्ज़ाम हॉल में लगेगा आपको उससे 20 मिनट पहले आपका एग्ज़ाम प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्योंकि मैं सच बता रही हूँ आपको कि एग्ज़ाम हॉल में ना आपके 10-15 मिनट तो ऐसे ही एग्ज़ामिनर वेस्ट कर देते हैं, और इन चीज़ों को अगर आप घर से ही नहीं सीख के चलोगे ना तो लास्ट में क्या होगा कि कोई ना कोई सेक्शन अपने आप में बहुत बड़ा सेक्शन है वो छोड़ दोगे आप। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट करके चलोगे तो आपको जो चीज़ें आपकी टाइम से हो जाएंगी ना तो फिर आपको थोड़ा सा, क्योंकि टाइम घटता हुआ दिखाई देता है ना तो वो और ज़्यादा पैनिक कर देता है इंसान को। तो घर में इस सिचुएशन को रोज़ झेलना है। ठीक है, ताकि एग्ज़ाम हॉल में ये आपको इतना बॉदर ना कर सके। ठीक है, फिर उसके बाद टाइम मैनेजमेंट आपका हो गया, सारी चीज़ हो गई। सब चीज़ों को थोड़ा सा टाइम दीजिए अपनी तैयारी को। स्टार्टिंग में चाहे भले 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, ये समझिए कि एग्जामिनर आपसे क्या डिमांड कर रहा है। मैं बार बार ही बोल रही हूँ, अगर ये इतना समझ गए ना तो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, बच्चे ये पूछ रहे थे कि सेल्फ स्टडी करें या फिर कोई कोर्स परचेज कर लें, तो देखिए आपकी मर्ज़ी है। अगर आप सेल्फ स्टडी में से कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे निकालते हैं सेल्फ स्टडी से। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि सेल्फ स्टडी के भी आप पे ही होता है सिलेक्शन, लेकिन हाँ मेहनत, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर लीजिए चाहे आप कोर्स परचेज कर लीजिए, मेहनत आपको इक्वली करनी ही होगी। ठीक है, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप सेल्फ स्टडी से करना चाह रहे हैं या फिर अपने अकॉर्डिंग चीज़ें लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो कोशिश की है कुछ अच्छा प्रोवाइड करने की। चीज़ें अगर समझ आई हों
थोड़ा सा इम्प्लीमेंट कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा इन सब चीज़ों पे। और मैंने कोशिश की है कुछ चीज़ें अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की, लेकिन अगर कुछ रह गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं कोशिश करूँगी कि आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूँ और चीज़ों को आपके लिए प्रोवाइड कर सकूँ। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और यहाँ तक पहुँचे हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।